नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और मैं हर बार की तरह प्रोफेसर अभय दुबे सर से बात करूंगा। सर, दुनिया की बाकी तहलके मचे हुए हैं, उससे पहले जरा एक बात मैं भारतीय राजनीति पे पूछना चाहता हूँ। एक आपने प्रकरण देखा, ईडी वाला प्रकरण वेस्ट बंगाल में हुआ, जहां पे ईडी ने रेड मारी और ममता बनर्जी ने उसका डट के सामना किया। उनको जो करना था उन्होंने किया। अब ईडी बैकफुट पे दिखती है और अब फिलहाल वो मामला सब ठंडे बस्ते में चला गया है। उसी के एक दो दिन के बाद जो झारखंड पुलिस ने ईडी के दफ्तर पे छापा मार दिया। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद हैं शाइनी घोष, महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया कि जो डर गया वो मर गया। और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि अगर आप इसके सामने डट के खड़े हो जाते हैं तो वो पीछे भाग जाती है। और आपको याद हो, राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि आप डट के खड़े हो जाइए, पीछे हट जाते हैं। राहुल गांधी के ऊपर एक हमेशा आरोप लगता है कि वो कैजुअल पॉलिटिक्स करते हैं, मिड चुनाव में चले जाते हैं, विदेश घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो मैं सर इधर देख पा रहा हूं कि राहुल गांधी की जो रफ्तार है, आप देखें तो परसों इंदौर में थे, कल केरल में थे, कल शाम को फिर रायबरेली पहुंच गए। उनका जितना वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं महसूस कर पा रहा हूं कि राहुल गांधी का कुछ मोदी जी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। वो शायद इसलिए है कि वो आदमी डटा हुआ है कि मैं कुछ भी खोने को तैयार हूं, मैं कुछ भी नुकसान करने को तैयार हूं। वही एक वजह है कि वो आदमी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है और वो आदमी जो है अपनी रफ्तार में लगा हुआ है। भाजपा कितने भी आक्षेप लगाए इनके ऊपर, लेकिन सच बात यह है कि वो आदमी डटा तो हुआ है। और ये जो एक धारणा है कि इनके सामने डट के खड़े हो जाओ, ये भाग जाएंगे पीछे, ये लगता है कि ये एक कंटेजियस चीज है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जब डट के सामना करना शुरू करेंगी, बहुत हुआ ईडी सीबीआई, अब हमें इनका सामने डट के खड़े ही रहना है। देखिए, अब तो स्थिति यह है कि अब वो जमाना चला गया जब लोग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के छापों से, गिरफ्तारियों से और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड से डरते थे। क्योंकि जब शुरू हुआ था ये प्रकरण, खासतौर से 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, जब मोदी जी को 303 सीटें मिल गईं और तो उनको लगा कि अब तो वो इस देश के अघोषित राजा हो गए हैं और जो मन में आया करेंगे, तो फिर वो उन्होंने जो केंद्रीय एजेंसियां थी उनका अपने खुलकर बिना किसी लिहाज के उन्होंने उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इसका जवाब विपक्ष ने ये सोचा है कि जहां उनकी सरकार होगी वो भी उसी तर्ज पर उसका मुकाबला करेंगे। जैसे झारखंड में ईडी छापे पड़ गए, या ईडी के अफसरों के खिलाफ ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के थानों में रिपोर्ट लिखा दी। अब ईडी को कोर्ट में जाना पड़ रहा है कि उन छापों को रुकवाया जाए। ईडी को कोर्ट में जाना पड़ रहा है कि उन रिपोर्ट्स को जो है वो खारिज करवाया जाए। पहले होता ये था कि विपक्ष जाता था कोर्ट में, कहता भाई कि ईडी को जरा संयमित किया जाए। तो ईडी को भी लगने लगा है और मोदी सरकार को भी लगने लगा है कि अब ये पाले के दोनों तरफ मामला बहुत गर्म है। पहले यही केवल गर्मी पैदा करते थे, बाकी सब लोग बचाव में इधर उधर दौड़ते थे। अब इन लोगों ने पलट के जो आक्रमण किया है, जिसको आप डट के खड़ा होना कह रहे हैं, उसकी वजह से इन लोगों में भी, ईडी वगैरह को भी अब सोचना पड़ेगा कि हम किसी राज्य में जाएंगे तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, या जहां पर गवर्नर, जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था, तो दिल्ली में वो ईडी वगैरह परेशान कर सकते थे अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी को परेशान नहीं कर सकते उतना, क्योंकि वो पूरा शासन है उनके पास, पुलिस सब उनके पास है। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो पंजाब में उनके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, यहां तक कि वो अपनी पुलिस भेजकर किसी दूसरे राज्य में भी छापा मरवा सकते हैं। ऐसा भी हो चुका है, दिल्ली आ चुकी है पंजाब पुलिस, भाजपा समर्थकों पर छापे मार चुकी है, फिर भाजपा समर्थकों को दिल्ली पुलिस की मदद लेनी पड़ती है बचने के लिए। तो बहुत ये इस तरह से ये हो गया है। ये एक तरह से देखा जाए तो एक अमेरिकन स्थिति है। अमेरिकन स्थिति क्या है कि भारत और अमेरिका की तो राज्य प्रणाली अलग अलग तरह की है, लेकिन अमेरिका में क्या है कि अगर कोई राज्य का गवर्नर जो है वो नाराज हो जाए राष्ट्रपति से, तो ठीक है, राष्ट्रपति है, उसके पास बहुत ताकत होती है, लेकिन उस राज्य में वो राष्ट्रपति का विमान नहीं उतरने देगा और वो हवाई अड्डे पे अपने गार्ड्स लगा देगा, उनको मोबिलाइज कर लेगा। उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो उस राज्य में नहीं घुस पाएगा। तो वहां तो संवैधानिक अधिकार ऐसे दिए हुए हैं। यहां पर बिना संवैधानिक अधिकारों के ही राज्य सरकारें केंद्र सरकार के नाजायज दबाव के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। और इसकी शुरुआत में कहूंगा ममता बनर्जी ने की थी। उस वक्त जब ममता बनर्जी ने कहा कि हम सीबीआई को अपने राज्य में बिना इजाजत नहीं घुसने देंगे,
तो इस वक्त स्थिति यह है कि उन्होंने कानून बनाकर सीबीआई को बंगाल में घुसने पर पाबंदी लगा रखी है। सीबीआई बंगाल में घुसकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती, उन्हीं से पूछना पड़ेगा कार्रवाई करने के लिए। ममता बनर्जी चाहेंगी तो कार्रवाई कर सकती है, वरना वो नहीं कर सकती। तो ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। मान लीजिए कोई विधानसभा एक प्रस्ताव पास कर देती है कि साहब ये नहीं करने देंगे, तो उसके बाद में केंद्र राज्य संबंधों, केंद्र राज्य में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, कानूनी मसला है, सुप्रीम कोर्ट में निपटेगा, तब तक मामला हवा में लटका रहेगा। तो इस तरह करके एक पेशबंदी केंद्र सरकार के जो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग वाले मामले थे उसके खिलाफ राज्य में एक पेशबंदी हुई है। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी की तो खूबी ही ये है, मतलब मैं राहुल गांधी को ना जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष मान सकता हूं, ना इंदिरा गांधी के समकक्ष मान सकता हूं, ना दूसरे बड़े जो मशहूर नेता रहे हैं उनके समकक्ष मान सकता हूं। वो थोड़े नए किस्म के नेता हैं। इस तरह की नेतागिरी और इस तरह का जो नेतृत्व है पहले कभी नहीं देखा गया, और होना भी चाहिए। जो नया व्यक्ति आएगा नए तेवर के साथ आएगा, नई शैली के साथ आएगा, उसका स्टाइल अलग होगा, डिजाइन उसका अलग होगा। राहुल गांधी के कपड़े पहनने का अंदाज, बोलने का अंदाज, जिस तरीके से वो पहलकदमी लेते हैं उसका अंदाज सब अलग है। और जो उनके आलोचक हैं, लगभग दुश्मनी की भावना उनके प्रति अपने मन में रखते हैं, वो लोग भी दबी जुबान से और आपसी बातचीत में कहते हैं कि इस आदमी में एक खूबी है, जो एक बार इसकी समझ में आ जाता है ये करना है, फिर उसको रोका नहीं जा सकता, फिर वो उसके ऊपर अड़ा रहता है। आप कितना भी उसका मजाक उड़ाइए, कुछ भी कीजिए, वो उसके ऊपर वहां पर अड़े रहते हैं। और उसका ये सब करने का राहुल गांधी को बहुत लाभ हुआ है। मैं मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा से उनकी व्यक्तित्व में और उनकी पूरा जो ऑरा प्रभामंडल जो होता है, उस प्रभामंडल में परिवर्तन होना शुरू हुआ, और इस वक्त वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर पूरी तरीके से जम चुके हैं। उनकी राष्ट्रीय नेता होने पर जो संदेह पैदा होते हैं वो कांग्रेस के भीतर की गतिविधियों के कारण ज्यादा होते हैं। कांग्रेस के बाहर उनको राष्ट्रीय नेता की छवि को कोई चुनौती नहीं है। अच्छा, अब इसी के साथ में एक बात और जोड़ देना चाहूंगा जो विपक्ष की राजनीति के बारे में है। मुझे लगता है कि पिछले 1-2 महीने से कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। संकेत हैं, अभी ये मैं, आप कहेंगे नहीं आप इसके ठोस प्रमाण दीजिए अपनी बात के, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। संकेत मिल रहे हैं कि विपक्ष की राजनीति, राष्ट्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय पार्टियों के आपसी संबंध विपक्ष की राजनीति के दायरे में, और पॉलिटिकल कंपटीशन का जो किरदार है वो हिंदुस्तान में बदलने के संकेत दे रहा है। इसको हमें समझना होगा, और इसको अभी समझना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारा ये आर्गुमेंट जो है, ये तर्क जो है, धीरे धीरे करके बनेगा और एक नया परिप्रेक्ष्य विकसित होगा कि हम इसको नए बदलते हुए इसको कैसे देखें। वो क्या है कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से दूरी बना रही है, और ये दूरी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी घटना हो गई हो, किसी ने किसी का अपमान कर दिया हो, किसी ने कुछ ऐसा कर दिया हो, उसकी वजह से कहीं दूरी बन गई है, ऐसा नहीं है। वो समान रूप से हर जगह क्षेत्रीय पार्टियों से दूरी बना रही है, और बजाय इसके क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर हो, कांग्रेस की कोशिश ये है कि कुछ वो अपनी शर्तें भी पेश करे, और वो अपने दम पर अपने पैरों भी खड़ी हो, देर सवेर जो भी नुकसान हो वो हो। जैसे कि तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस ने धीरे धीरे करके द्रमुक के साथ में बातचीत के और गठबंधन के और सीटों के समायोजन के दरवाजे तकरीबन बंद कर दिए। लगता नहीं है कि अगले चुनाव में कांग्रेस और द्रमुक के बीच में समझौता होगा, और ये एक बहुत पुराने ताल्लुक हैं, ये टूट जाएंगे, और कांग्रेस एक नए सिरे से तमिलनाडु में अपने लिए दोस्तों की तलाश करने में जुटी हुई है। इसी तरीके से देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद में आज कांग्रेस और लालू यादव के परिवार में और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में वैसी दोस्ती नहीं है जैसी पहले थी। वो चीजें भी बदल चुकी हैं पूरी तरीके से। यानी चीज दक्षिण में भी है, और ये चीज उत्तर में भी दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है, और जो चिंताजनक भी लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में, कि अगर यही बात उत्तर प्रदेश में हुई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में गठजोड़ नहीं हुआ, इस नीति के चलते दूरी बनी दोनों के बीच में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी स्थिति बनेगी। और जिस तरह कांग्रेस की तो चर्चा चल रही है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का चार्ज एक बार फिर दिया जाएगा,
उससे भी मुझे लगता ही है कि प्रियंका गांधी में एक प्रवृत्ति है कि वो थोड़ा गठजोड़ राजनीति कैसे चलाई जाए, इस पे जोर देने की बजाय वो सोचती हैं कि कांग्रेस को अकेले ही विकसित किया जाए। पिछली बार उन्होंने उत्तर प्रदेश में कोशिश की थी, एक दिलचस्प सा लगने वाला एक फिक्रा नारा भी दिया था, लेकिन वो सब उनकी बात बनी नहीं। अब वो फिर से दोबारा भी ये करने की स्थिति में आ सकती हैं। तो कांग्रेस अगर क्षेत्रीय शक्तियों से अपनी दूरी बना रही है, तो ये इस बात के संकेत हैं कि कांग्रेस अपने पूरी राष्ट्रीय योजना के बारे में एक पुनर्चिंतन कांग्रेस के भीतर हो रहा है। उसके कुल मिला के परिणाम क्या निकलेंगे, हो सकता है वो बिल्कुल कहीं दूरी बनाए, कहीं दूरी ना बनाए, इस तरह की स्थिति बने। ये भी हो सकता है कि सब जगह वो दूरी बना ले। तो ये कह नहीं सकता हूं कि उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन पहले जो लगता था कि कांग्रेस दूरी नहीं बनाएगी, सबके साथ जुड़ के चलेगी ताकि बाद में लोकसभा में गठजोड़ बनाने में कोई दिक्कत ना हो, वो उस विचार को हम लोगों को दोबारा देखना पड़ेगा। जी, नहीं सर, मैं एक जिक्र करना चाहता हूं। मैं एक बार राहुल गांधी से मिला था करीब 2 साल पहले, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बात हो रही थी। उन्होंने एक लंबे जवाब में समझाया था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कभी भी भाजपा का सोल्यूशन, मतलब भाजपा का अल्टरनेट या उसका जवाब नहीं बन सकती है। वो जगह कांग्रेस को ही लेनी होगी, लेकिन अभी समय लगेगा उसमें। अब समय लेने की बात क्या है कि अगर वो, सच बात यह है कि चुनाव आने वाले हैं और अगर वो उसी के समाजवादी पार्टी के कंधे पे ही सवार रहती है तो शायद कांग्रेस का फिर से कुछ नहीं हो पाएगा। 2-4-10 सीटें कहीं हो सकता है जीत जाए विधायक, लेकिन उसको अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो उसको अपना अलग से चुनाव लड़ना होगा, अलग संगठन, अलग सारी तैयारी करनी होगी। दिक्कत यहाँ पे सर ये है कि अगर वो भाजपा उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से जीत रही है तो भाजपा का ग्राफ फिर चढ़ जाएगा और मोदी जी का 29 में भी जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। मोदी जी को अगर इनके, आप भाजपा को ओवरऑल उनका ग्राफ डाउन करना है तो वो ग्राफ उत्तर प्रदेश से ही डाउन होना शुरू हो सकता है, जो मैं मानता हूं। आप उसको बताइएगा। तो अभी कांग्रेस के लिए ज्यादा मुफीद क्या है कि वो भाजपा का ग्राफ करता हुआ दिखे, डाउन होता हुआ दिखे, या अपने संगठन को बढ़ाने के लिए एक मौका और मिले योगी आदित्यनाथ को या मोदी को, और 5 की जगह 10 साल के बाद सत्ता में को टारगेट करें राहुल गांधी। देखिए, अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि कोई सभी पूरे देश के लिए कोई एक समरूप नीति ना बनाई जाए। भाई, अगर तमिलनाडु में आप द्रमुक के साथ में संबंध नहीं रखना चाहते हैं तो आप मत रखिए। आप अगर बिहार में, आपने कई बार लंबे अरसे से आप लालू यादव के साथ जुड़े हुए हैं, महागठबंधन के अभिन्न हिस्से हैं, आपको लगता है कि इससे धीरे धीरे करके हमने समझ लिया इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप वो मत रखिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी आपके गठजोड़ ने 2024 में एक बहुत बेहतरीन जीत हासिल की है, तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में गठजोड़ के आपको लाभ प्राप्त हुए हैं। आपने 6 सीटें प्राप्त की लोकसभा चुनाव में, और दूसरी कई जगहों पे आप चुनाव लड़े, वहां भी आपको वोट मिले होंगे। मुझे अभी ध्यान नहीं है कि कितने निर्वाचन क्षेत्रों में, मतलब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। जहां वो जीते हैं वहां तो किया ही होगा, लेकिन जहां वो नहीं जीते हैं वहां भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कई जगह किया होगा। तो इस तरीके से उनकी दावेदारी कितने विधानसभा क्षेत्रों में बनती है, तो अपनी उस दावेदारी को लेकर और अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को भी उसमें जोड़कर वो कितनी सीटें चाहते हैं अखिलेश यादव से, तो उसकी सुगबुगाहट वो उन्हें कोई फैसला लेने से पहले कर लेनी चाहिए, और वो करेंगे भी, बहुत तजुर्बेकार हैं। लेकिन लंबे अरसे से मैं देख रहा हूं कि जब से भारत कांग्रेस विपक्ष में आई है 2014 के बाद से, तब से उसका जो रणनीतिक जो पहलू होते हैं कांग्रेस के, वो मुझे कुछ कमजोर होते हुए लगते हैं। जितनी कुशलता से पहले कांग्रेस ये सब ये काम करती थी, किससे गठजोड़ बनाना है, किससे तोड़ना है, सीटों की तालमेल कैसे करना है, दूरगामी नजरिया कैसे रखना है, अल्पकालीन नजरिए में नुकसान न्यूनतम कैसे करना है, ये सब जो तरीके होते हैं, इसमें कांग्रेस कांग्रेस अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए ज्यादा नहीं दिखती। हो सकता है हालात इतने बदल गए हैं, पार्टियों का और नेताओं का मिजाज इतना बदल गया है, जनता इतनी बदल गई है, वोटर इतने बदल गए हैं, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी उनके साथ में समायोजन करने में लगी हुई हो, और वो जिसे कहते हैं ना कि वो नुक्ता ढूंढ रही हो जिसके आधार पर वो फिर से, मतलब जो है वो सब चीजें अपनी दुरुस्त कर ले, तो ये हो सकता है। लेकिन अब ये भी प्रयोग करते करते बहुत दिन हो गए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में, वो बिहार में तो विधानसभा चुनाव हो चुका है, अब लोकसभा में देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में
आपने बिल्कुल सही कहा। अगर उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा पतली गली से निकल गई और किसी तरीके से उसने सत्ता प्राप्त कर दी उत्तर प्रदेश में दोबारा फिर, तो भारतीय लोकतंत्र को भी बहुत नुकसान होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी को दी जाने वाली 2029 की चुनौती काफी कमजोर हो जाएगी। ऐसे में जरूरी यह है कि उत्तर प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में रोक दिया जाए, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मुश्किल काम है काफी ये, मैं अभी भी मानता हूं, कितना भी भाजपा में झगड़ा हो, कुछ भी हो, कि ब्राह्मण नाराज हो, फलाने नाराज हो, ये सब हम लोग देखते रहते हैं, टीका टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है। मैं अभी भी समझता हूं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को हराया गया था, उस तरीके से वोटर नहीं सोचेगा। लोकसभा चुनाव में अखिलेश को प्रधानमंत्री नहीं बनना था देश का, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही प्रधानमंत्री बनना था। अगर भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं बनना तो कांग्रेस को ही प्रधानमंत्री बनना था। तो वोटर जो है, और खासतौर से ऊंची जातियों के वोटर, वो अखिलेश को प्रधानमंत्री बनते देखकर मुख्यमंत्री बनने की संभावना देकर दूसरे तरीके से सोचेंगे, मैं ये कह रहा हूं। दूसरे कुछ नई परिस्थितियां भी पैदा हो रही हैं, जैसे कि AIMIM का उभार है। अभी तो महाराष्ट्र में उसने 126 सीटें जीत ली। अभी उसकी 126 सीटें जीतकर वो शिवसेना, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार से आगे निकल गई है और वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से केवल 30 सीटें पीछे है। इससे पता लगता है कि जो शहरी मुसलमान मतदाता हैं और अर्धशहरी मुसलमान मतदाता हैं, उनमें AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी की अपील, उसके प्रति आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। सीमांचल में भी देखा गया है, सीमांचल में उन्होंने 2 चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर चुके, नहीं, सीमांचल में उनका पक्का आधार बन गया है। जिस तरह पुराना हैदराबाद का शहर उनका पक्का आधार है, उनके पिताजी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी का बनाया हुआ आधार है, जो असदुद्दीन और अकबरुद्दीन के पिताजी थे। वो कांग्रेस के नेता थे बहुत बड़े, वो कांग्रेस की तरफ से कई बार विधायक रह चुके थे और वो विधानसभा के एक बार अध्यक्ष की भूमिका भी सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने निभाई थी। लेकिन जब 1967 में उन्होंने AIMIM का गठन किया, उसके बाद से लगातार उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव वहां से जीते और उन 3 लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक रणनीति बनाई। वो रणनीति ये थी कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमानों के वोट ज्यादा होते हैं, वहां मुसलमानों को गोलबंद कर लेना और हिंदुओं के वोट को स्प्लिट कर देना, इस तरह करके चुनाव जीत जाना। इसी रणनीति को दोनों भाई, अकबरुद्दीन वहां हैदराबाद में और असदुद्दीन सारे देश में, बड़ी कुशलता से इसी रणनीति को आजमाने में लगे रहे और अब उन्हें उसके लाभ मिलते लगने लगे हैं, लाभ मिलते दिखाई देने लगे हैं। देखिए, AIMIM का जो मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन है, इसका उभार जो हो रहा है, ये अभी बहुत ही शुरुआती दौर है। ग्रामीण मुसलमानों में अभी तक उनकी पकड़ नहीं हुई है। ग्रामीण मुसलमान जो है वो उनकी पकड़ से दूर है। खतरा यह है कि अगर इस पार्टी का उभार हो गया और ये सारे देश में मुसलमानों की रहनुमा के तौर पर उभर आई, तो वही आजादी के पहले वाला माहौल हो जाएगा कि एक कांग्रेस है, उसको मुस्लिम लीग कहती थी हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस तो कहती थी वो मुसलमानों की भी नुमाइंदगी करती है, लेकिन जिन्ना कहते थे हिंदुओं की पार्टी है ये, और खुद तो कहते थे हम मुसलमानों की पार्टी है। तो आज तो हिंदुओं की पार्टी कांग्रेस नहीं रही, हिंदुओं की पार्टी तो बीजेपी है। और अगर मुसलमानों की पार्टी के तौर पे AIMIM उभर आई, तो आप समझ लीजिए वैसा ही माहौल बन जाएगा। और फिर कौन जीतेगा इसको अंधा भी बता सकता है देख के, कौन जीतेगा हिंदुस्तान में, हिंदुओं की पार्टी जीतेगी कि मुसलमानों की पार्टी जीतेगी। फिर आप देखिए कितनी पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोटों पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, पंजाब में आम आदमी पार्टी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, ये तमाम और वहां चले जाइए आप, महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सारी पार्टियां मुसलमानों के समर्थन पर आधारित हैं। अगर AIMIM का उभार होता है तो सबसे बड़ा जो कठोर प्रहार होगा वो यादव मुस्लिम गठजोड़ के ऊपर होगा। यादव मुस्लिम गठजोड़ तितर बितर हो जाएगा और ये सामाजिक न्याय की बातें करने वाली पार्टी केवल यादवों की पार्टी बन के रह जाएंगी। इनका खेल खत्म हो जाएगा, पूरी राजनीति बदल जाएगी। मैं डराने वाला सिनारियो नहीं पेश कर रहा हूं, मेरा कहना है इसके संकेत मिल रहे हैं। अगर ये संकेत अभी समाप्त नहीं हुए और इसी तरीके से बढ़ता गया मामला, तो आप केवल ये कह के कि वो बीजेपी की बी टीम है, ये सब कह के नहीं चलेगा काम।
नहीं, मैं सर एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है कि जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, इवन उसके बाद जो उनकी मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, तब भी कई बार ओवैसी साहब ने ये इच्छा जाहिर की थी कि मुझे बुलाएं तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, बुलाएं तो सही, अभी मुझे तो बुलाते ही महागठबंधन में, नहीं। ज्ञानेश, अभी महागठबंधन में शामिल होने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। बहुत कोशिश की, लेकिन जो मुझे समझ में आता है, जो लोग बताते हैं कि चूंकि शायद एक सांप्रदायिक पार्टी या एक धर्म विशेष की पार्टी के नाम पे वो आइडेंटिफाइड है, इसलिए शायद उसको इंडिया गठबंधन में ये लोग नहीं लेना चाहते कि एक धर्म की आइडेंटिफाइड पार्टी को रखेंगे तो शायद हमारा ज्यादा नुकसान होगा, भाजपा को इससे ज्यादा फायदा होगा। नहीं, इसके अलावा एक वो दूसरा ज्यादा रीजन है, नुकसान। अभी थोड़ा सा जी बीच में बोल रहा हूं बात। जी ये तो कारण ऊपर से दिखाई पड़ता है, अंदरूनी कारण ये है कि एक बार जब आप असदुद्दीन ओवैसी को विपक्ष के गठजोड़ में प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर शामिल कर लेंगे, तो फिर मुसलमान वोटों की नुमाइंदगी कौन करेगा? ये एक मुद्दा जो है, ये मुद्दा अभी जो कांग्रेस कहती है हम नुमाइंदगी करेंगे, आरजेडी नुमाइंदगी करेगी, समाजवादी पार्टी नुमाइंदगी करेगी, टीएमसी नुमाइंदगी करेगी, ये चीज कमजोर हो जाएगी। और ये कमजोर करने का काम कांग्रेस ने खुद किया है। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, जब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर में जा रहे थे, तो कांग्रेस इस बात से नाराज हो गई कि भाई उससे पूछ के आपने शशि थरूर को और मनीष तिवारी को नहीं शामिल किया। कांग्रेस उससे अलग हो गई इस प्रक्रिया से। इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम देशों को जो प्रतिनिधि मंडल भेजा गया, जो बहरीन भेजा गया, जो सऊदी अरब भेजा गया, जो अल्जीरिया जिसके नेता थे विजयंत पांडा, उस प्रतिनिधि मंडल में असदुद्दीन ओवैसी को शामिल किया गया। तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम देशों में गए और वहां भारतीय मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि के तौर पर उनका चेहरा पेश हुआ। कांग्रेस और विपक्ष का और कोई नेता इस मामले में उनको प्रतियोगिता करने के लिए वहां पे था ही नहीं। वहां पे तो पहली बार दुनिया मुसलमान देशों के सामने उनको लगा कि भाई हिंदुस्तान से मुसलमानों का नेता आया है। तो ये जो मैं मानता हूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद में असदुद्दीन ओवैसी की जो भूमिका थी, जो बहुत ही घोर पाकिस्तान विरोधी, उन्होंने पाकिस्तान विरोध में जितनी दूसरे लोग बात कर रहे थे उतनी ही उन्होंने बात की, और वो भारतीय मुसलमानों के नेता के तौर पर पेश हुए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उन्हें इसमें कामयाबी मिली, परिस्थितियों वश उन्हें कामयाबी भी मिली। और अब भारत में महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव के बाद में उन्हें वो कामयाबी होती हुई दिखाई पड़ रही है। पुराने हैदराबाद की नेतागिरी में जो लोग सीमित थे, उनका विस्तार हो रहा है, जगह जगह उनके पॉकेट्स बन रहे हैं। ये चीज विपक्ष के उन नेताओं और पार्टियों के लिए बहुत चिंताजनक है जो मुसलमान वोटों पर निर्भर है। जी, अब आप कहिए। जी नहीं, मैं इस बात को ही रोकूंगा क्योंकि हमें जरा अमेरिका में बात करनी है, क्योंकि तहलका तो वहां मचा हुआ है। ट्रंप जी की कथा अनंता है, लेकिन मैं दो सवाल एक साथ पूछ ले रहा हूं, समय खत्म हो रहा है चूंकि। उन्होंने फिलहाल एक कल चिट्ठी लिखी है नॉर्वे के पीएम को, चूंकि नॉर्वे जो नोबेल पीस प्राइज है वो वहां से नॉर्वे से दिया जाता है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, चूंकि आपने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया है तो अब मैं भी पीस की बहुत चिंता नहीं करूंगा, और ग्रीनलैंड पे तो मैं करूंगा, और ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का क्या हक है, उनकी एक नाव ही तो उतरी थी। मैं वो दिखा दे रहा हूँ, हिंदी और उसका अनुवाद भी दिखा देता हूँ, अंग्रेजी और का हिंदी में। लेकिन मेरा कहना है कि ये कुछ मानसिक स्थिति उनकी गड़बड़ से दिख रही है। ठीक है, नहीं मिला, आपको जो भी करना है, ये चिट्ठी कौन लिखता है। दूसरी बात सर एक है कि अभी उन्होंने 2 दिन पहले एक गाजा बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, उसमें उन्होंने करीब 60 देशों के लोगों को चिट्ठी लिखी है और नरेंद्र मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी है। इस पर जरा मैं एक आपसा विश्लेषण चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत समझ नहीं पा रहा हूं इसको। मोदी जी के लिए जाना मतलब क्या? क्योंकि या तो भाई पैलेस्टाइन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पैलेस्टाइन से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, और अगर आप अमेरिका के बनाए हुए एक बोर्ड में अगर आप मेंबर हैं तो आपको तो वही कहना पड़ेगा जो अमेरिका कहेगा, जो ट्रंप कहेंगे आप तो वही कहेंगे। और ये सब देख रहे हैं कि भाई कि किस तरीके से अत्याचार पैलेस्टाइन में मचा रखा है इसराइल और अमेरिका ने मिलकर के। ये क्या ये एक नई समस्या है नरेंद्र मोदी जी के लिए? वो इन्विटेशन जाए तो समस्या, न जाए तो समस्या। सही कह रहे हैं। वो जो ट्रंप का निमंत्रण है वो मोदी जी की हलक में अटक गया है। वो निमंत्रण इनके पास ना आता तो इनके लिए बेहतर होता। बजाय इसके ये खबर आती कि उन्होंने 25% जो दंड स्वरूप टैरिफ लगाए थे वो हटा लिए, तो मोदी जी को ज्यादा खुशी होती। फिर उनका गोदी मीडिया सक्रिय हो जाता उनकी जय जयकार करने में। देखिए, इन्होंने ट्रंप को झुका लिया, ट्रंप को मजबूर कर दिया। लेकिन इसने क्या किया है, मोदी जी इस चक्कर में फंस गए हैं। अब वो मना करते हैं अगर तो ट्रंप नाराज हो जाएंगे, मुकाम्बो खुश नहीं रहेगा। वो कह ही चुके हैं मुझे खुश करना बहुत जरूरी है। जो आदमी खुद ही कह रहा है कि मुझे अगर खुश नहीं करोगे, तुम नाराज हो गया तो मैं और टैरिफ लगा दूंगा, और उन्होंने 500% टैरिफ लगाने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया है। तो बहुत ही खतरा है मोदी जी के लिए, और मोदी जी की तरफ से कोई देखिए इस बात का जवाब नहीं है।
वरना कोई ट्रंप के किसी कोई भाई को अमेरिका घूम के आने का निमंत्रण थोड़ी ना है, ना अमेरिका किसी समारोह में घूमने का निमंत्रण है। ये तो ट्रंप के दरबार में उसके चाटुकारों की तरह और उसके दरबारियों की तरह हाथ बांधकर खड़े रहने का निमंत्रण है। और मोदी जी को ही निमंत्रण नहीं मिला है, पाकिस्तान को भी निमंत्रण मिला है, तुर्की को भी निमंत्रण प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान और तुर्की तो फौरन जाएंगे और वहां पर खड़े हो जाएंगे, मोदी जी की बेइज्जती हो जाएगी। दूसरे, वो एक ऐसा बोर्ड ऑफ पीस है जो न केवल अभी तो गाजा की देखभाल के लिए गाजा को लास वेगास बनाना चाहते हैं ट्रंप, तो उस काम में आप सोचिए, गाजा में अमेरिका के बड़े बड़े पूंजीपति उसको लास वेगास बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करेंगे गाजा में। मोदी जी का काम होगा उसकी देखरेख करना। मतलब क्या काम, क्या यही तो है बोर्ड ऑफ पीस का। मोदी जी काम होगा देखरेख करना, वो वहां से मुनाफा कमाएंगे। जो नवधनाढ्य हैं दुनिया भर के जाके वहां पे अय्याशियां करेंगे, वो मुनाफा कमाएंगे। मोदी जी का काम है उसकी देखरेख करना। ट्रंप के नेतृत्व में पूरे बोर्ड का ढांचा इस प्रकार का है कि उसका नेतृत्व हमेशा ट्रंप के हाथ में रहेगा। यहां तक हमने एक आध जगह पढ़ा है कि ट्रंप राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब भी ट्रंप ही उसके चेयरमैन रहेंगे उसके, या वो अपना उत्तराधिकारी खुद ही तय करेंगे। और भारत सदस्य रहेगा 3 साल बाद ट्रंप पुनर्विचार करेंगे उसके ऊपर। अगर भारत को स्थायी सदस्यता चाहिए तो $1 अरब दे दे। जिन लोगों को उस बोर्ड की स्थायी सदस्यता चाहिए वो $1 अरब देकर उसमें शामिल हो सकता है उसके अंदर स्थायी रूप से। तो इस प्रकार की जो बेहुदा और फूहड़ किस्म की जो संस्था बना रहे हैं ट्रंप, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र संघ के समांतर काम करेगी और नई विश्व व्यवस्था अमेरिका के नेतृत्व में, खासतौर से डोनाल्ड जे ट्रंप के नेतृत्व में एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी होगी। तो इसका सीधा मतलब है कि भारत ने भी ये मान लिया है कि जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट्स थे वो अब बेकार हो गए हैं और उन सबको कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को, विश्व व्यापार संगठन को, वर्ल्ड बैंक को, एशियाई डेवलपमेंट बैंक को, इन सबको संस्थाओं को कूड़ेदान में भेज देना चाहिए। और अगर ट्रंप ने ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लिया तो नाटो भी तकरीबन खत्म मानिए आप। फिर नाटो का क्या होगा? फिर तो नाटो में इतनी गहरी दरार पड़ जाएगी, उसके बाद वो दरार तो कभी भर नहीं सकती। और ट्रंप ने साफ कह दिया है, नाटो के लिए मैं बहुत कर चुका हूं, मैं अब नाटो के लिए कुछ नहीं करना चाहता। अच्छा, जहां तक उन्होंने नॉर्वे को रेड लिखा है पीस प्राइस के लिए, तो ट्रंप का तरीका बहुत ही फूहड़ किस्म का है। हर काम वो बहुत भौंडे और फूहड़ तरीके से करते हैं। जिस चीज को सोफिस्टिकेशन या नफासत कहते हैं वो उनको छू भी नहीं गई है। तो इस तरह के भौंडे काम बहुत सारे करते हैं। आप देखिए, आप नोबेल कमेटी को सोचिए, इन्होंने ट्रंप की जो चमची है मचाडो, उसको नोबेल प्राइज दिया क्यों? ऐसा कौन सा तीर उसने वेनेजुएला में मारा था उसने? भाई, आपने मचाडो को नोबेल प्राइज दिया तो क्या पता नहीं था कि वो ट्रंप की चमची है? और ट्रंप अमेरिकी सहयोग से ही वो मदुरो के खिलाफ वहां पर कैंपेन कर रही है। तो आज जब ट्रंप ने हमला किया और वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, मदुरो उनकी बीवी को गिरफ्तार करके अपहरण करके वहां ले गए, मचाडो की उसमें क्या भूमिका थी? कुछ नहीं। उसने जाके इसका समर्थन करते हुए ट्रंप को अपना पीस प्राइज भी दे दिया, उसको नोबेल प्राइज भी भेंट कर दिया ट्रंप को उसने, और हंस रही है उसके बगल में खड़े होकर। आप देखिए खुद, आप अब इस वक्त नोबेल जो कमेटी है उससे पूछना चाहिए कि भाई आपको शर्म नहीं आती है कि आपने ऐसे व्यक्ति को शांति पुरस्कार के लिए चुना जो अपना मेडल जो है एक ऐसे व्यक्ति को दे रही है जो किसी काबिल नहीं है। तो ये जो नोबेल प्राइज देने के जो मानदंड हैं इनके हमेशा से बहुत विवादास्पद रहे हैं, और वो ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि साहित्य में होने वाले विवादों में कम चर्चा होती है, एक जमाने में वो भी बड़ा विवादास्पद हुआ करता था। जी नहीं, आपने सर कहा कि लास वेगास बनाना चाहता है। मुझे याद है सर कि एक बार क्यूबा में, हवाना में भी यही काम करता था अमेरिका जाकर के, वहां भी सारे क्लब और सारे जुएगर वहां खोलते थे। मुझे तो लगता है कि ट्रंप जी चूंकि जमीन के बिजनेस में है और डेवलपमेंट और प्लॉटिंग के, तो कहीं उसकी प्लॉटिंग करके बेचने लगे गाजा में जाकर के। तो करेंगे ही, वो करेंगे। खुद उनका बेटा सबसे बड़ा वहां पे, उस पूरे जो उनका बेटा वहां जुड़ जाएगा जाकर। हर जगह तो उनके परिवार को ठेके चाहिए, इस तरह का तो आदमी है वो। नहीं, और मुझे अगर मेरी आवाज कहीं से ट्रंप जी तक पहुंचे तो मैं कहूँ कि ट्रंप जी नोबेल को, मेरे मन में कोई बहुत सम्मान नहीं नोबेल के लिए, क्योंकि उन्होंने गांधी को नहीं दिया नोबेल। 3 बार नॉमिनेट होने के बाद भी उन्होंने गांधी को नहीं दिया था। बाद में 89 में आकर के थोड़ा अफसोस जाहिर किया कि नहीं हम नहीं दे पाए उनको। तो नोबेल को ऐसी चीज नहीं जो आपको नहीं मिलेगा। तो आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं भाई, आप बहुत बड़ी चीज है। नोबेल के लिए क्यों मरे जा रहे हैं मुझे आज तक समझ नहीं आता है। खैर, ये ट्रंप जी का अपनी लालच है। तो सर,
हमें उम्मीद है कि आज हम लोग कुछ अलग हट के बात कर पाए होंगे उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के बारे में। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।